शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावा। नमस्ते सभी को। वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज के स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आज चलिए नए साल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये हमारा सत्र काफी सालों से चल रहा है, आप सभी के सपोर्ट के कारण ही चल रहा है और आप अपने ग्रुप्स में शेयर करिए और लोगों को जोड़िए। इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग स्त्री रोगों के प्रति आयुर्वेद और स्त्री रोग यानी जो लोग भी चिकित्सक है आयुर्वेद के जरिए यानी आयुर्वेद का प्रयोग करके स्त्री रोगों में कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि एक ओवरऑल ऐसे देखा जाता है कि गायनेकोलॉजी में आयुर्वेदीय पद्धति का प्रयोग थोड़ा कम किया जाता है अगर हम लोग थोड़ा कंपेयर करेंगे तो यही उद्देश्य के साथ हम लोग इस सत्र को चलाते हैं। तो आप सभी का स्वागत भी है और आप और लोगों को जोड़ेंगे तो सभी से हम लोगों को सीखना मिलेगा, उनके अनुभव भी वो बताएंगे। तो कुल मिलाकर इसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए मैं इसको बार बार बताती हूँ कि आप और अपने ग्रुप्स में अपने क्लासमेट्स है, आपके प्रैक्टिशनर्स है, उनको जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ पे वैद्य लोग होंगे उतना अच्छे से नॉलेज शेयरिंग हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी में कंडू या इचिंग ऑल ओवर द बॉडी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में इचिंग होना इट इज मच मोर कॉमन। और कोलियोसिस्टेसिस करके एक डिसीज आता है जो एक लीवर की विकृति है और इस लीवर की भी विकृति के कारण भी यानी देखिए ईचिंग होना तो नॉर्मल है। अभी ईचिंग के भी स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट टाइमिस्टर में, सेकंड टाइमिस्टर में, थर्ड टाइमिस्टर में। इन द सेवंथ मंथ 7वें महीने में क्या होता है कि जैसे बच्चे के बाल निकल कर आते हैं और इस बालों के कारण जो भी चुभन होती है माँ के एब्डोमिन पर, किस कहते हैं इसको, इसको भी मैंने काफी बार बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके भी मिल जाते, फिर से मैं रिपीट पढ़ाऊंगी। इसमें को काफी अच्छे अच्छे हमारे पास आयुर्वेदिक तेल है जिसका प्रयोग करके हम लोग इचिंग को भी कम करते हैं और वहां पे जो मार्क्स होते हैं उसको भी कम किया जाता है। तो 7वें महीने में जब वेट बढ़ जाता है, जब बाल आते हैं बच्चे के तो वो चुभते हैं और इसके कारण भी ये एक प्रकार की इचिंग होती है, बट इट इज लिमिटेड टू द एब्डोमेन यानी पेट पर ही ये इचिंग होगी, ये इसका लिमिटेशन रहेगा। बट जैसे सुचेता जी ने बताया कि ऑल ओवर द बॉडी यानी शरीर के पूरे हिस्से पर अगर इचिंग हो रही है, ये इचिंग भी एक आदत होती है, साइकोलॉजी होती है, कई बार एलर्जीज होती है, हेतु होते हैं। कंडू ये आयुर्वेदीय परिप्रेक्ष्य में कफ दोष प्रधान व्याधि है। कफ दोष के साथ साथ रुक्ष गुण यानी वात कफ, वात प्रकोपक आहार विहार और कफ का प्रकोप और कई बार आम अग्निबांध बनना। तो रुक्षता भी एक तरफ है और क्लेद भी एक तरफ है। ड्राइनेस के कारण भी कंडू हो सकता है, जो ड्राई इचिंग होती है, और अधिक गीलापन और मॉइस्चर के कारण यानी क्लेद के कारण भी कंडू होता है। तो दो भी इसके कारण हो सकते हैं। आपको पेशेंट की हिस्ट्री से पूरी तरीके से देखना पड़ेगा, उसकी लाइफस्टाइल क्या है, किस प्रकार से वो आहार विहार करती है। और एक थोड़ा सा हमें हेतु मिल, कई बार हेतु मिलते भी नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे मैंने बताया, मैं यही लीवर डिसऑर्डर की बात कर रही थी। लीवर ये बहुत ही एक मेटाबॉलिक बड़ा ऑर्गन है जो अलग अलग प्रकार के काम करता है। लीवर बाइल सिक्रेट करता है। बाइल जो होता है ना, जो फैट एमल्सिफिकेशन डाइजेशन प्रोसेस में मदद करता है। यानी जैसे हम लोग पानी में आप निरमा पाउडर डाल देते हैं, सर्फ एक्सेल डाल देते हैं तो क्या होता है, बबल्स आते हैं। हम लोगों को झाग चाहिए होता है, जितना अधिक झाग उतना हम लोग खुश होते हैं कि अरे कितना अच्छा साबुन, कितना अच्छा डिटर्जेंट है। तो ये झाग कैसे होता है? झाग के लिए इसका जो सरफेस टेंशन होता है ना, इतना मतलब डिजोल्व
कर दिया जाता है। इसी प्रकार से बाइल भी हमारे अन्न कणों का सरफेस टेंशन कम करता है, और सो दैट द एक्शन ऑफ फैट, फैट की प्रक्रिया हो सकती है, यानी फैट डाइजेशन करना होगा तो बाइल की जरूरत है। बट जब प्रेगनेंसी में इस बाइल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, बाइल जिस प्रकार से सर्कुलेट होना चाहिए उस प्रकार से सर्कुलेट नहीं होता है, और ये बाइल डिस्टर्ब हो जाता है, बाइल इधर उधर, मतलब जो एक उसका मार्ग है उस मार्ग मार्ग को छोड़कर बाइल शरीर में इधर उधर चलने लगता है। और इसी के कारण भी जैसे ये ईचिंग होती है, और जैसे मैंने बताया इट इज अ टाइप ऑफ लीवर डिसऑर्डर। तो हमें रूल आउट करना पड़ेगा कि ये कोलेस्टेसिस हो रहा है, ये ड्यू टू दैट लीवर प्रॉब्लम है क्या। तो ये थोड़ा सा मतलब अगर ऑल ओवर बॉडी ईचिंग है, कंट्रोल नहीं हो रही है, इट्स रेयर, एंड ये भी एक्चुअली थर्ड ट्राइमेस्टर में ही ज्यादा होता है, और इसके कारण भी अननोन है। कभी कभी इसमें इसके साथ साथ जैसे बाइल की विकृति है तो नॉजियाटिक फीलिंग, कभी पेन या जॉन्डिस के जैसे यानी येलोइशनेस अगर होता है, तो ये आपको वहां पे जरूर इसमें लीवर की जांच करनी पड़ेगी। ये बच्चे के लिए भी थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है अगर ईचिंग है ऑल ओवर द बॉडी, एंड ये कंट्रोल नहीं हो रही है, और आपको कहीं पर ये सारे मिल जाते हैं, इसके कारण मिल जाते हैं, एंड तो मुझे लगता है कि ये हमें वहां पे विचार करना पड़ेगा। अभी अलग अलग एरियाज पर ईचिंग होती है, कभी कभी लाइक वजानल एरिया पर होती है, कभी कभी एनोरेक्टल एरिया पर भी होती है। तो ये भी कॉमन है प्रेगनेंसी में, जैसे प्रेशर के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन का आगे हेमोराइड्स में कन्वर्जन हो जाता है, तो ये मच मोर कॉमन है। और जैसे वजानल इन्फेक्शन का चांस भी बढ़ जाता है, इसके कारण भी ईचिंग होती है। बट ऑल ओवर बॉडी ईचिंग अगर हो रही है तो जैसे मैंने बताया कि ये यहाँ पर एक आशंका आ जाती है कि ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। सो ये इसी प्रकार का दूसरा भी एक डिसीज है पीईपी करके, जिसको कहा जाता है पॉलीमॉर्फिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी, पीईपी। तो ये प्लूराइटिस टाइप का ही है, जिसमें भी बट इसमें रैश होते हैं, ईची रेड और रैश होते हैं एब्डोमेन पर या कई जगह पर होते हैं, बट ये भी वैसे रेयर ही है। तो ऐसे कई सारे मतलब अगर ईचिंग कंट्रोल नहीं हो रही, आपने भरपूर प्रकार का मॉइस्चराइजर यूज किया वगैरह वगैरह सब कुछ किया, फिर भी नहीं हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, हमें और थोड़े से इन्फेक्शन करने पड़ेंगे। तो इसकी एक मतलब एक रेंज भी होती है, जैसे एक्जिमा कारण हो सकता है, कभी कभी कुछ फीवर्स होते हैं एलर्जिक टाइप के, उसके कारण भी, या अस्थमेटिक पेशेंट हो तो उसमें भी हो सकता है। सो देर आर मेनी मोर रीजंस, बट मुझे लगता है ये बहुत रेयर है वैसे अगर ऑल ओवर बॉडी पर हो रहा है। और एक थोड़ी आदत भी होती है, साइकोलॉजी भी होती है कि ड्राइनेस के कारण भी हो सकता है। प्रूरिगो करके ये एक इची रैश होती है, ये भी प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है, बट ये फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो देखिए ट्राइमेस्टर कौन सा चल रहा है, पेशेंट का वेट बहुत ज्यादा है क्या, शरीर में मेद की संचिति है क्या, आम है क्या, अग्नि है क्या, अग्निमान है क्या, ये सभी कुछ भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो मैंने जैसे मुझे लगता है कि लीवर डिसीज का ईचिंग एक सिम्टम होता है। सो ये आप जरूर विचार करिए कि आपके पेशेंट में ईचिंग हो रही है, वेदर इट इज वेरी मच कॉमन है या कुछ अनकॉमन भी वहां पे लक्षण मिल रहे हैं। तो आई थिंक कि मतलब प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत ईचिंग होना कॉमन है। तो हमें एक जनरल जो परिचर्या बताई जाती है गर्भिणी परिचर्या में, इसमें सबसे पहले तो जैसे कि डाइट में कई कई बार देखा जाता है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा फैट, क्रीमी एंड बटरी ऐसे दूध और तेली वसायुक्त आहार, चिकनाई वाले आहार का सेवन बहुत ज्यादा करवाया जाता है कि ये खा ले वो खा ले वजन बढ़ेगा वगैरह। तो ये थोड़ा सा हमें कम करना चाहिए, और सभी सबसे इम्पोर्टेंटली कि लाइक हमारा रहन सहन, या लाइक लूज क्लॉथ्स पहनना हो गया, और थोड़ा ठंडा वेदर में रहने का है, या फिर मॉइस्चराइजर का प्रयोग करते जाना, ज्यादा से ज्यादा आप ऑयलिंग स्नेहन पर ये करेंगे तो मुझे लगता है कि काफी हद तक इसमें अ, ये सुधारना या इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से रिलीफ मिल जाता है। हमारे आयुर्वेद में भी कई सारे ऐसे तेल है जो हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम लोग कंडू की बात कर रहे थे ना, तो जैसे मैंने बताया कि कंडू ये वैसे तो कफ प्रधान व्याधि है, और कहीं ना कहीं इसमें आम और ये क्लेद बनता है, तो हमें दीपन पाचन की तरफ भी देखना पड़ेगा। हम लोग ज्यादा तीक्ष्ण दीपन या पाचन वाले द्रव्यों का उपयोग नहीं करेंगे, दीपन में आमतौर पर उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य यूज किए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पाचन और सौम्य दीपन करने वाले द्रव्य जो कि मुख्य रूप से
आम का पाचन कर देंगे, क्योंकि यही आम जाकर आगे जैसे ये करता है। तो हमें आम पाचन करने वाले द्रव्यों का उपयोग करना है। थोड़े से जो एक प्रकार से कृमि, हाँ कृमि के भी बारे में सोचना है। कई बार आम के कारण भी कृमि बन जाते हैं, तो कृमि ये भी कारण इचिंग का हो सकता है। तो इसमें ऐसे द्रव्यों का उपयोग करें जो क्लेथ और आम को ये कर दे, हटा देंगे, और थोड़े हमारे प्रेगनेंसी की कंडीशन के लिए भी अच्छे हो। तो इसमें मुझे ऐसे लगता है कि आम पाचन में सबसे बेस्ट और जो सुटेबल है फॉर गर्भिणी स्त्री है धान्य धनिया। सो धनिया का पानी, धनिया का काढ़ा बनाकर, फांड बनाकर या पाउडर के रूप में पानी के साथ आप दीजिएगा। धनिया के साथ मुस्ता भी काफी अच्छे से प्रिफर्ड है, और ये दोनों द्रव्य मिला देते तो जैसे धनिया ठंडक पहुंचाता है, इसी प्रकार से यहाँ पर खुजली भी कम हो जाएगी और बहुत अच्छे से इसको ठंडक भी मिलेगी ऑल ओवर, अगर ये हो रहा है तो। इसमें आ, आम पाचन के लिए शुंठी वैसे बेस्ट है। शुंठी का हम थोड़ी मात्रा में प्रयोग करेंगे, स्ट्रॉन्ग ये नहीं डालेंगे उसमें, थोड़ी मात्रा में कर सकते हो आप। इसी के साथ साथ नहाने के पानी में हल्दी डाल सकते हैं, दारू हरिद्रा डाल सकते हैं, कडुनीम के पत्ते डाल सकते हैं, जिसके साथ कोई नुकसान भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा, मतलब जो गर्भिणी स्त्री का विचार करके। एक इलायची भी कंडू के लिए अच्छी मानी जाती है, इलायची का भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो इलायची भी आप जैसे ये उष्ण भी नहीं है, तो आप इलायची का भी प्रयोग कर सकते हो। चंदन है हमारे पास, इसका भी प्रयोग आप चूर्ण पान के लिए चंदन आसव का प्रयोग कर सकते हो। आसवारिष्ट वैसे हम लोग देते नहीं ज्यादा, बट आप चंदन का चूर्ण नहाने के पानी में डालकर उपयोग कर सकते हो। इसके लिए मुझे सबसे बेस्ट ऐसे लगता है कि घर में जो भी तेल है, जैसे नारियल तेल है, ऑल ओवर द बॉडी नारियल तेल लगाइएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और नारियल तेल बहुत अच्छे से, अगर आप इसको पित्त वृद्धि कहते हो, पित्त प्रकोप मानते हो, तो पित्त शमन के लिए भी काम करेगा, स्नेह मिलेगा तो रुक्षता भी कम हो जाएगी। तो नारियल तेल या मस्टर्ड तेल ये भी काफी अच्छे से इसमें यूज कर सकते हो। थोड़ा तिक्त सुबीटर ग्रुप ऑफ हर्ब्स, तिक्त स्कंदा द्रव्यों का हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा विचार करें। निदान परिवर्जन तो करेंगे ही करेंगे हम लोग। मुझे एक और बात लगती है कि गर्भिणी अवस्था में खान पान तो जरूर एक अच्छा अच्छे से करना भी चाहिए, बट बहुत ज्यादा सेवन करना है, बहुत पेट भर भर के खाना, ये भी थोड़ा अवॉइड करें। इसमें कफ की संप्राप्ति अगर मिल जाती तो कफ की संप्राप्ति को भंग करने के लिए अल्प अन्न आसन पान, यानी अल्पपान आसन, यानी कम खाना, डिवाइड करके खाना, और थोड़ा सा लाइक गर्म पानी या गर्म चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना, तिक्त रस का प्रयोग थोड़ा ज्यादा करना, कषाय रस का प्रयोग ज्यादा करना, ये भी इसमें हम यूज कर सकते हैं, जो बिल्कुल इस प्रकार से कफ की संप्राप्ति का भंग करेगी। एंड खान पान में यूज या शहद और ऐसे कुछ द्रव्यों का इस्तेमाल करें जो कफ का शमन करते हैं। आपको अगर पित्त की संप्राप्ति लग रही है, पित्तज वहां पे थोड़ा, जैसे मैंने बताया, कुछ सुगंध शीत द्रव्य इलायची जैसे, या अगर आपको शीत पित्त की संप्राप्ति लग रही है तो वहां पे चंदन या मुस्ता इसके साथ भी हम लोग विचार कर सकते हैं। इसी प्रकार का भी विचार हमें करना पड़ेगा। बाकी जैसे कुछ अगर आपको मेडिसिन की बात कर, एक अलग अलग प्रकार के जो हमारे घर में जेल होते हैं, या जैसे कोरफड है, सबसे इम्पोर्टेंट स्नेहन ज्यादा से ज्यादा कर, मतलब बाहरी तरीके से उसको तेल लगाए। इसमें हमने धानवंतर तेल का भी काफी अच्छा रिजल्ट दिखा है, क्योंकि धानवंतर तेल कफ संप्राप्ति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सो धानवंतर तेल का प्रयोग करें। कोरफड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो क्या होगा कि आप लगाते हो कोई भी जेल या तेल लगाते हो तो घर्षण होगा, इस घर्षण के साथ उस ऑर्गन की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ेगा। सो ब्लड सप्लाई बढ़ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छे से, और मैंने एक अभी पीईपी करके जो बताई थी कंडीशन, तो इसमें जैसे लेट प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क के जैसे होता है, और एक दूसरी कैटेगरी मैंने बताई थी प्रूरिगो करके, जो आर्म्स लेग्स और कई पर भी, मतलब वो भी टाइमिस्टर भी होती है, तो वो आप इसको ये कर सकते हो। चंदन तेल का भी प्रयोग किया जा सकता है, और जो भी लाइक लाइक आप दोनों मिलाकर भी लगा सकते हो, चंदन तेल या मस्टर्ड ऑयल या तिल तेल मिलाकर हल्का सा नहाने के पहले, बेसन आटा जो होता है ना, वो भी उसमें भी आप नारियल का तेल डालकर ये कर सकते हो। सिंपली एक और भी तरीका है, एक कपड़े में, कॉटन के कपड़े में बर्फ लीजिएगा, आइस लीजिएगा, एंड ये आइस पैक जो आपको जहाँ पे ज्यादा खुजली
और थोड़ा कुछ ऐसे लग रहा है इचिंग इन्फ्लामेशन के जैसे, या खुजाकर वहां पे कुछ पेटे आ गए होते हो, तो वहां पर लगाने के लिए आइस कॉम्प्रेशन, कोल्ड कॉम्प्रेस बेस्ट रहेगा। और कोल्ड कोल्ड कॉम्प्रेस हम लोग पूरे शरीर पर भी कर सकते हैं। तो 1-2 मिनट के लिए रखना है, बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं रखना है। तो इंस्टेंट आपको ये रिलीफ देने के लिए बहुत बेस्ट है। एक दूसरा भी इजी टिप मैं बता देती हूँ, कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन भी बहुत जगह में घर में होता ही है, और इसीलिए कैलामाइन लोशन भी आप लगा देते हो तो काफी उसका रिजल्ट मिलता है। यानी आप ओवरऑल पूरे शरीर पर इसको लगा सकते हो, है ना। पूरे शरीर पर लगाने के लिए ये बेस्ट है, कैलामाइन लोशन आप यूज कर सकते हो। ऐसे तिल का तेल, नारियल का तेल, चंदन का तेल, पूरे मॉइस्चराइजर जो भी आप यूज करती हो उसका भी प्रयोग कर सकते हो। आलमंड ऑयल का भी उपयोग किया जा सकता है, वो भी काफी अच्छे से इसमें ये देता है, रिजल्ट देता है। अभी एक मैंने बात की थी इसकी, किक्विस की बात की थी। तो किक्विस या स्ट्राया ग्रेविडम के टाइप में अगर हो, एब्डोमिन और उस नीचे के एरिया में हो, तो इसके लिए मैंने एक हमने प्रयोग भी करवाया था और मैं बताती भी हूँ हमेशा। मंजिष्ठा घृत, मंजिष्ठा ये रक्त धातु के लिए बहुत अच्छा काम करती है। मंजिष्ठा रक्त शोधन भी करती है। तो मंजिष्ठा का घी बनाकर, मंजिष्ठा घृत वैसे रेडीमेड में मिल जाता है, तो मंजिष्ठा घृत आप इसमें इस किक्रिस में या इस प्रकार की खुजली होती है तो वहां पर लोकल लगाने के लिए आप ये कर सकते हो। इवन कभी कभी महिलाओं में ऑल ओवर भी हो सकती है, ब्रेस्ट एरिया में और एब्डोमिन पर भी कॉमन है। तो 50 स्टैग ग्रेविडम तो आपको 50% या आई थिंक कि 90% प्रेग्नेंट महिलाओं में मिल जाता है। ये भी हार्मोनल चेंजेस के कारण भी है, एंड इन स्ट्रेस के कारण भी है। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे हार्मोन चेंज होते हैं इसके साथ ही जो एक स्ट्रेस के कारण भी कनेक्टिव टिश्यूज ब्रेक डाउन होते हैं। एंड ये एक मार्क की तरह, लिनियर मास की तरह अलग अलग साइज से डेवलप हो जाते हैं, जो कभी कभी ईच करते हैं, जो कभी कभी जिसमें जलन होती है, और ये थोड़े से पिंकिश टाइप के होते हैं। एंड फिर धीरे धीरे आफ्टर डिलीवरी वो कभी कभी कम हो जाते, कभी कभी किसी में रह जाते हैं। मंजिष्ठा ये रक्त शोधन और कुष्ठग्न भी वर्ण भी काम करती है। एंड सो मंजिष्ठा बिल्कुल अच्छे से आप यहाँ पे कार्य के लिए और ये ओवरऑल जो इचिंग है इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो मंजिष्ठा का घृत लगाना बेस्ट रहेगा। दाह तिक्त रस सब कुछ कंडून काम हो जाएगा। एंड सो मुझे लगता है कि इसमें हाँ थोड़ा सा जैसे घी, गाय का घी ज्यादा मिला लेंगे तो अच्छा रहेगा एक्सटर्नल एप्लीकेशन में। इवन आप मंजिष्ठा का चूर्ण और घी मिलाकर ऐसे भी आप लेप के रूप में एक्सटर्नल एप्लीकेशन करवा सकते हो, इसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा। धानवर तेल तेल का भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, वो भी आप यूज कर सकते हो। फिर अगर थोड़ा सा मैं जैसे बता रही थी कि यहाँ पे जो भी हेतु मिले उसी प्रकार से हमें उसके अपोजिट पित्त के लिए, वात के लिए और कफ के लिए विचार करना पड़ेगा कि क्या हेतु मिले। एक ऐसे केसेस में धातकी भी बहुत अच्छा काम करता है, तो धातक आदि तेल हम लगा सकते हैं। शीरीष वर्ग के जो भी द्रव्य है वो ईचिंग के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। दूसरा एक ऑप्शन है यष्टि मधु घृत, वो भी आप लगा सकते हैं। ये भी ऑइंटमेंट के रूप में किक्विस के लिए बहुत अच्छा माना गया है। यष्टि मधु का तेल तीनों भी चलेंगे किक्विस के लिए, जो काफी यूजफुल है, काफी अच्छे से इसका भी हमें रिजल्ट मिल जाता है। जो कि यहाँ पे हम लोग गर्भिणीगत बात करें तो मुझे लगता है अगर गर्भिणी छोड़ के होते तो हमारे पास और भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें। जैसे हम लोग भ्रूण चिकित्सा करेंगे, या हम कुछ रक्तमोक्षण कर सकते हैं, विरेचन दे सकते हैं। कंडू प्रेगनेंसी में तो विरेचन वगैरह नहीं करेंगे, बट हम जैसे खदीर का काढ़ा दे सकते हैं, उसमें ऐसे कुछ डालकर। फिर एक और है नींब का लेप भी लगवाया जा सकता है, नींब का पाउडर बनाकर नहाने के पानी में डालकर भी का भी रिजल्ट मिल जाता है। फिर करंज काफी अच्छे से कंडू के लिए काम अच्छा करता है। करंज बीज का लेप अगर थोड़ा सा लोकली है एब्डोमिन पर वगैरह, तो करंज के जो बीज होते हैं ना इसका पेस्ट बनाकर एंड फिर इसमें गाय का डालकर इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे विड़ंग
आपको यूज करना है कृमिघ्न के लिए तो विडंग का पेस्ट बनाकर हल्दी डालकर भी आप लोग यूज कर सकते हो। यानी जहां पे आपको लग रहा है कि भाई हम लोग ये दे नहीं सकते प्रेगनेंसी में, वहां पे बाहर की तरफ से यानी उसका लेप के रूप में लेप बनाकर आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं जहां आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, इसमें और ऊपरी लगाने के लिए आप गंधक त्रुटि वगैरह का भी प्रयोग करवाया जा सकता है। एलादी तेल का भी आप लगा सकते हैं, एलादी तेल है। त्रिफला और खदीर का काढ़ा थोड़ी मात्रा में 3-5 दिन के लिए दीजिएगा। अगर ऐसे होता है तो फिर पेशेंट को दिनचर्या, ऋतुचर्या एंड सब कुछ आचार रसायन इसका भी पालन करवाने को लगे कराएंगे हम लोग ये भी। सो हमारा ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे फोकस रहेगा मॉइस्चराइजर पर, स्नेहन करने पर और आम पाचन पर, ये सारा कुछ। कुमकुम आदि भी तेल लगाया जा सकता है। आप पेशेंट को जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस ये तो कारण होता ही ना, तो जो भी हम लोग शिरपा खिलाते हैं, मैंने अभी अभी बताया था ना गर्भिणी परिचर्या में कि किस प्रकार से दुग्ध और हर महीने में क्या क्या लेना चाहिए, तो इसमें आप अश्वगंधा, शतावरी और ये सारा कुछ ऐड करिएगा जो काफी अच्छे से हार्मोन बैलेंस करेगा एंड इन दैट वे इट विल हेल्प टू रेगुलेट द हार्मोन। तिल का तेल तो बेस्ट ही है। धनवंतर तेल का मैंने बताया था ना, तो धनवंतर तेल में तगर होता है। तो तगर क्या करता है, एक नर्व टॉनिक भी है एंड मैंने अभी अभी हम लोग देखे ना तगर निद्रा के लिए भी देते हैं आप लोग। तगर ये अपान वायु पर भी काम अच्छा करता है, तो जेंटल मसाज करते हो तो अपान का बैलेंस होगा और नर्वस टॉनिक भी रहेगा, बल्ले भी है ये तगर। तो इसीलिए मैंने धानवंतर तेल का बताया था। इसमें मंजिष्ठा भी है धानवंतर तेल में, सब कुछ है धानवंतर तेल में, मंजिष्ठा है, अश्वगंधा है। तो पेन भी कम होगा अगर खुजाने से पेन हो रहा है तो, या सूजन या ये भी है तो वो भी कम हो जाएगी। सो आई थिंक अभ्यंग बेस्ट ऑप्शन है। इवन यू कैन यूज चंदन बला लाक्षादी तेल, क्योंकि चंदन पित्त शमन करेगा, बला तो न्यूट्रिशन देगा। बस 10-15 मिनट करना है एंड जो कि स्ट्रेंथ देगा, जो सैजिंग हो रही है ना स्किन की वो भी कम हो जाएगी अगर आप तेल का मसाज करते हो धानवंतर तेल का। आप कंफर्टेबल पोर्शन, कंफर्टेबल पोजीशन को सेलेक्ट करिएगा प्रेगनेंसी में एंड जैसे कि पूरा अच्छे से कुशन रखिएगा बेली के बाजू में नीचे एंड सो दैट सपोर्ट मिलेगा अच्छे से एंड यू कैन आराम से हल्के से करना है, बिल्कुल भी उसमें कोई स्ट्रेस नहीं करना है। आराम से हल्के से आप मसाज कर सकते हो, बेबी बम को कर सकते हो, जहां पे भी पीठ पे कर सकते हो। इसमें धनवंतर तेल में सारे जो भी तत्व है, सारे जो भी द्रव्य है काफी अच्छे से काम करने वाले होते हैं। तो इसलिए धनवंतर तेल अगर आप यूज कर रहे हैं तो दूसरा कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, जैसे मैंने बताया ये इसके बारे में कोलेस्टेसिस के बारे में जरूर आप डायग्नोस कर लीजिएगा। तो बस अच्छे से ये हो जाए, यानी हमें कुछ ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस मैम, बोलिए सभी लोग, आप क्या विचार करते हैं, आपको क्या लगता है कि हम लोगों को क्या देना चाहिए, या आपने क्या यूज करते हो रेगुलरली? गुलाब की पंखुड़ियों को डालना नहाने के पानी में, ये भी कर सकते हैं। पित्त का शमन करवाते रहिए, दाढ़ी मावले हो, द्राक्षा, मुनक्का खिलाते रहिएगा। एक तो सभी के लिए पेशेंट को मदद मिलेगी, यानी पेट के लिए पेट साफ भी होगा, सब कुछ अच्छे से होगा। नमस्ते सभी को, बोलिए मैम। डॉक्टर सुचेता, डॉक्टर गरिमा, मंदाकिनी जी, डॉक्टर संपदा, डॉक्टर भावेश, हाँ बोलिए। जी, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। मैम बस ये इसीलिए ही था कि ज्यादातर पेशेंट ना यूडी ले रहे होते हैं, हाँ हाँ है ना, तो बस वो यही सोच रहे थे कि क्योंकि क्या होता है मैम आजकल ना, पहले तो मैंने देखा 500 mg लेते थे, अभी 1000 लेने के बाद भी उनको दिक्कत है।
1000 भी आराम नहीं करता, तो इसलिए थोड़ा सा सोच रही थी कि हम ऐसा उसमें क्या उसके साथ ऐड कर दें कि उनको थोड़ा सा आराम आए। और फिर होता क्या है कि ज्यादातर जनरली ये फिर सिजेरियन में चली जाती है, अब वो भी आफ्टर 34 वीक्स ही। 36 भी इनके कई बार लगा पूरे नहीं होते। तो बस इसलिए ही था कि मैम लेकिन ये अच्छा है, मंजिष्ठा घृत है या हम धनिया हम्म, का पानी, ये चीजें मुस्ता ऐड कर सकते हैं जो अभी तक नहीं की थी। हम्म। तो मैम ऑप्शन तो बहुत है, बट जैसे आपने ऑल ओवर द बॉडी बोला ना, इसीलिए मैंने ये कर दिया। नहीं तो क्या होता है कि आप अगर एब्डोमेन पर ऊपर ही है कि इचिंग, तो इट्स बट नेचुरल, तो वो जनरली जेल मॉइस्चराइजर ये सब कुछ लगाने से कम हाँ हो जाती है। हाँ जी मैम, बट उस हाँ जी इसमें मैम जनरली ये ना जो ये आते हैं मेरे पास, जो पेशेंट आते हैं उनमें वो सारी वो खासकर रात में उनको ज्यादा इचिंग होती है। जब वो सोने लगते हैं ना, ये 12 यस 1 बजे पेशेंट यस उठता यस है, सारी जगह बाजू पे खुजली, टांगों पे खुजली। रीजन तो समझ आ रहा होता है वहां पे, क्योंकि एसजीओटी एसजीपीटी इनका बहुत रेज्ड होता है। पर आयरनी ये है कि वो यूटी लीव लेने के बाद भी उनके ये सिम्टम्स जो हैं इस वक्त जो चल रही है सिचुएशन, 1000 लेने के बाद ना तो मैम हम उनको छुड़वा सकते हैं यूडी लीव, मैम अल्टीमेटली इसमें, उसका भी। यस यस मैम, तो आजकल मुझे ऐसे लगता है ना, आजकल खान पान की गलत आदतों के कारण भी ओवरऑल आप देखिए, प्रेगनेंसी होती है ना, तो घर में माँ को, गर्भिणी स्त्री को बहुत ही ज्यादा फ्रूट्स, दूध, तो कहीं ना कहीं विरुद्ध आहार, वो मिल्क शेक वगैरह पी रही है क्या, जरूर आपको हेतु मिलेंगे। हो हंड्रेड रहा परसेंट होगा आई मैम, एम हो रहा श्योर। होगा, हो रहा होगा, हो सकता है आइसक्रीम खा रही हूँ, क्या कर रहे हूँ घर बहुत में, हेतु है। पेशेंट कई बार हमें सही हिस्ट्री नहीं देता। चाट खा रही हो या गोलगप्पे के बाद भी दही भल्ला खा रही हो, क्या मालूम वो क्या कर रही है ना, बहुत सारी चीजें इकट्ठी खा रही है, कुछ नहीं मालूम है। ये यस, बात सही है मैम। ये ना, ओवर कंज्यूप्शन ऑफ द सोर फूड आज का ये बड़ा हमारे लिए शाप बन गया है। सोर एंड साल्टी ने सारी हमारी ये बिगाड़ दी है, आदतें बिगाड़ दी है। नमकीन चीजों मार्केट में इतनी आई है ना कि वी कैन नॉट, हम लोग इसके बिना रह नहीं पाती, या होता ही नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं घर में आ ही जाती है। तो ये भी मतलब आप प्रेगनेंसी कंडू की बात करें, बट मैं ओवरऑल देख रही हूँ लोगों को कि कंडू की शिकायत लेकर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और वैसे आपको थोड़ा हल्का विरेचन अगर करवाना चाहते हो तो अभिपत्ति का चूर्ण है, दिया जा सकता है। और ये वासा गुलुच्चादि कषाय करके आता है, वो भी दिया जाता है। मैम ये रिपीट क्योंकि करेंगे, कषाय कौन सा बताया आपने? वासा गुलुच्चादि कषाय, वासा गुड़ इत्यादि, ओके। हाँ। और अभिपत्ति का चूर्ण 125 मिलीग्राम, थोड़ी कम मात्रा में देंगे। जैसे ये तो नहीं कर सकते हम लोग, शोधन वगैरह तो नहीं करेंगे। फिर आप ना, लाइक कूल बात का तो मैंने बता दिया था, कूल बात का भी है मैम। इसमें इक्शु यानी शुगर केन जूस का भी काफी अच्छा रिजल्ट है। वो भी कहीं ना कहीं लीवर मेटाबॉलिज्म में ये करता है, मदद करता है। जैसे हम लोग महाराष्ट्र में ना, अगर पेशेंट का एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ जाता है, बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है, तो हम लोग इक्शु का बहुत उपयोग करते हैं, खाने को देते हैं। और हमने लिटरली, मैंने खुद से देखे कि बच्चा जब गन्ना चबाता है ना, तो गन्ना चबाने के बाद जो निकालता है वो गन्ने को, तो उसमें पीला बनकर आता है। तो ऐसे गांव में ऐसे ही चलता है कि भरपूर गन्ने खिलाओ। और ये कहीं ना कहीं बिलिरुबिन को शोषण करता है गन्ने का रस। तो गन्ने का जूस जरूर दीजिएगा। लीवर की बात हो रही है ना, कोलेसिस्टिस की बात कर रही थी मैं, तो इसके लिए तो बहुत ही ये काम करेगा गन्ने का। और द्राक्षा जी भी खिलाए भरपूर, अगर सीजन हो तो आप ग्रेप्स खिला सकती है, अगर सीजन नहीं हो तो मुनक्के खिलाइए। पचन पर भी थोड़ा फोकस करें। एक थोड़ा अगर पेशेंट रिलैक्स माइंड का रहे, आपको लग रहा है स्ट्रेसफुल है, तो उसके साथ आप कुछ प्राणायाम भी करवा सकते हैं। तो ऐसे सारे ऑप्शन के साथ तो हमें काम करना पड़ेगा, आई थिंक। श्री शादीगण की क्विक्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और मंजिष्ठादिगण के सारे द्रव्य, वो भी काम करेंगे। बोलिए मैम। मैं मेरी एक पेशेंट नहीं थी, मेरे घर की ही मेरी भतीजी थी। उसके हम्म ट्विंस बेबी थे।
बड़ी काफी मशक्कत के बाद उसको बच्चा हुआ था। और हम्म वो गांव में रहती थी तो उसके यहाँ सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी, उसको खुजली होती थी बहुत ज्यादा। फिर उसके हम्म। डॉक्टर ने उसका जब जांच वगैरह कराया, मैम पूरा सीरम बिलिरुबिन एसजीओटी एसजीपीटी सारा बढ़ा हुआ था। तो प्रॉब्लम, अच्छा। मैंने जब उससे पूछा कि तुम्हारे को इतनी खुजली हो रही है, जांच कराया, यूरिन वेट किया है, तो तुम ऐसे क्या खा पी रही हो कि तुम्हारा कम नहीं हो रहा है? तो कह रही मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ। मैंने कहा बाहर की चीजें खा रही हो? कह रही है नहीं। मैंने कहा तो घर में क्या खा रही हो? तो उसने बताना चालू किया कि रोटी खा रही हूँ, सब्जी खा रही हूँ, साग खा रही हूँ, मैगी खा रही हूँ, ये खा रही हूँ। फिर तो मेरा मुझे हम्म। दिमाग ही घूम गया। मैंने कहा डॉक्टर ने हाँ मना कहा था मैगी खाने के लिए? फिर डॉक्टर ने कहा था बाहर की चीजें मत खाना। तो मैं घर हाँ। में मैगी बना लेती हूँ, चाउमीन बना लेती हूँ, कच्चे चावल खाती हूँ, मुझे बड़ा मन करता है खाने का। तब तो बिल्कुल। मेरा मेरी हाँ होती थी वही, नहीं सच में अपना गर्भिणी का ना, आज की गर्भिणी इतनी मॉडर्न, मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट स्टिल वी हैव टू थिंक ऑल द अबाउट ऑल द फैक्टर्स। आज की हाँ, और गर्भिणी खड़िया खड़िया स्मार्ट होता है ना, है ना, बोलिए। जो जैसे हम लोग पहले के जमाने में स्लेट पे लिखते थे, वो मंगा मंगा के खा रही थी। तो मैंने कहा ऐसे में तुम्हें तो जॉइंटिस हो जाना चाहिए अवरुद्ध होकर के। जॉइंटिस हो जाएगा तुमको, तुम खड़िया चावल क्या क्या खाए जा रही हो। तो मैंने कहा डॉक्टर ने तुमको बताया नहीं? तुम डॉक्टर को बोली मैंने बताया ही नहीं, उन्होंने मुझसे बस यही कहा था कि बाहर का मत खाना। तो मैंने कहा उन्होंने ये कह दिया था क्या कि तुम घर में बना के खाने लगना, या घर में बना के खाना? और फिर इसके बाद इलेक्ट्रोकैलामाइन लोशन से उसको आराम रहता था। अब वो जगह गांव वाली थी तो वहां पे इलेक्ट्रोकैलामाइन उसको मिला ही नहीं मैम। वो पूरी महीने खुजली करते 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 उसको सिजेरियन हो गया, 2 बच्चे हो गए, सब सही हो गया अभी। और मैं इसका एक कारण बताऊं क्या? घर में जो फ्रीज है ना, वो फ्रीज कर देख, खोल कर देखिए, फ्रीज का आधा सामान हटा दीजिएगा। आपका फ्रीज आधा, मतलब उसमें 75%, आधा भी नहीं, 75% गलत चीजों से है। उसमें जो भी सॉसेस है, वॉटेवर जाम्स है, सारे जो भी है वो सारा गलत है, और वही सारे हेतु है कंडू के। तो वो भी आप हटा दीजिएगा तुरंत। और आज जैसे गर्भिणी वर्किंग होती है तो मतलब एक साइकोलॉजी होती है ना प्रेगनेंसी में। मैंने देखा कि महिलाओं की साइकोलॉजी होती है कि जो भी चाहूं मैं करूं, मतलब सब लाड़ प्यार करेंगे, खाने को कुछ, मतलब एक ये हो जाता है कि प्राइमी वालों में होती है, प्राइमरी में बहुत ज्यादा स्मार्टनेस बहुत होता है, ज्यादा तो वो होती है। हाँ, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करती है और बहुत कुछ खा लेती है। जी, जी। नहीं बच्चा सच में ऐसे बच्चा चाह होता रहा है। है खाना, बच्चा चाहता है, बच्चा मांग रहा है इसलिए खाना पड़ रहा है। हाँ, वो बच्चे का नाम आगे करके सब कुछ एंजॉय कर लेते हैं। ये भी बात हाँ सही है। यस। और क्या विचार करेंगे, बोलिए मैम। ये मैम, अगर ऐसे में जो ये लोग खाते हैं तो मैम कृमि तो होते हैं, मुझे तो लगता है डिलीवरी के बाद फिर इन्हें कृमि हर चिकित्सा जरूर देनी चाहिए। नहीं हाँ इतना ये, अच्छा चावल और खड़िया खाने के बाद। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैम हम जैसे कि डिलीवरी के टाइम में अगर ऐसा होता है केजीपी की तरह, तो क्या हम उस समय कृमि हर चिकित्सा नहीं कर सकते? रुमिंग चिकित्सा हाँ। मैम दे तो सकते हैं, ऐसा तो कुछ ये नहीं है, बट यूजुअली प्रिफर नहीं करते लोग, यूजुअली नहीं देते हैं। वैसे तो अगर आप देखिए ना, टॉर्च प्रेगनेंसी वगैरह होती है तो उसमें हम लोग काफी कुछ यूज करते हैं, बट क्रूमिंग में डायरेक्ट क्रूमिंग उठा रस वगैरह थोड़ा कम ही यूज करते हैं, डायरेक्टली नहीं देते। मैम एक पेशेंट आई थी मेरे पास, प्रेग्नेंट थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। अब हम हम्म फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे कि दर्द हो क्यों रहा है, मतलब ऐसा कोई रीजन था ही नहीं। बस मुझे लग रहा था कि वो बाहर के चिप्स नमकीन ज्यादा खा लिए थे। अब वो दर्द हम्म। खत्म नहीं हो रहा, उल्टी उल्टी जैसा लग रहा था। मेरे पास में कितनी ये क्रमी हर सिरप रखा हुआ था, बिडंगारिस्ट। मैंने अच्छा। कहा मैंने कहा आप उसको 4 ढक्कन पिला देती हूँ, लास्ट यही रामबाण है। मैंने उसको 4 ढक्कन पिला दिया, उसके बाद वो आई ही नहीं। मतलब वो हाँ। आई तो वो दिखाने के लिए, लेकिन उसका जो नौजिया था वो बंद हो गया, उसका जो ये पेट दर्द था वो भी बंद हो गया। अच्छा। मैंने डर करके पिलाया था, मैंने कहा देख लेते हैं एक बार, क्योंकि वो बता रही थी कि ये क्रिसमस का टाइम था, वो केक और वो ऑयज ऑयज करके चिप्स पैकेट्स आते हैं, वो 4-5 खा लिए थे उसने। तो मुझे लगा कि शायद कुछ ऐसा हो गया होगा। ठीक हो गया फिर उसके बाद उसको। अच्छा। एक ना, ये कुछ लोग ये भी करते हैं कि नहाने के पानी में ना बेकिंग सोडा या कुछ ऐसे डाल देते हैं, ओट मील वगैरह कुछ, जो कोकोनट ऑयल या फिर बेसन का पेस्ट लगाकर ऐसे भी डाल देते हैं कुछ लोग। वो खुजली के लिए था ना? हाँ खुजली के लिए।
बट ज्यादा मैम तो ये लोग हल्दी, यही करते हैं। हल्दी का यूज कर सकते हैं क्या नहाने अलसी के लिए? का कर सकते हैं मैम, हल्दी, अलसी का यस हल्दी कर सकते हैं। टर्मरिक। अलसी का और ग्राम फ्लोर का पेस्ट बनाकर कर सकते हो यूज। मैम एक लेप है, मतलब मुझे पता नहीं है, मैंने तो अब ऐसे ही बोल दिया मरीज को। मेरे एक मरीज है ना, उसको ठंड की वजह से बहुत नाक जाम रहता है, अच्छा। उसको ना ब्लड आने लगता है नाक से। रक्त पित्त नहीं है, जैसे नहीं जम जाता है, तो फिर जब नाक छुनको तो पूरी भरी भरी निकलती है, और फिर जैसे जो वहां पे प्रोलिफरेशन हो रहे होते हैं ब्लड वेसल्स वगैरह रप्चर हो जाते हैं। एक मिनट है मंदाकिनी जी, एक मिनट जस्ट। डॉक्टर भावेश जी, डॉक्टर भावेश, उनका माइक चालू भी है और वो कई बात भी कर रहे हैं। डॉक्टर भावेश जानी जी, आप सुन रहे हो डॉक्टर भावेश? सर आपका माइक ऑन है तो थोड़ा सा प्लीज। डॉक्टर भावेश, डॉक्टर भावेश सर आवाज आ रही है? ओके ओके, हाँ मैम कंटिन्यू करें, डॉक्टर मंदाकिनी कंटिन्यू करें। तो मैम उसका जब मैंने नाक देखा ना, तो पूरा नेजल उसका जो ऑब्स्ट्रक्ट था पूरा रेड हो रहा था, हल्का हल्का खून वहीं से ही आ रहा था। तो मैंने बोला, मैंने कहा उसको, मैम अभी बोला कि थोड़ा सा हल्दी और लहसुन और सरसों का तेल ऐसे कूच करके और नाक पे लगाने के लिए, कि थोड़ा सा मैम कम हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा नाक कुछ का, नाक हल्का का सा। बोल रहे हैं ना? हाँ, नाक पे लेप लगाने के लिए। हाँ लगा सकते हैं ना। इचिंग हो रही है उसको, क्या हो रहा है नाक पे? इचिंग नहीं हो रही है, उसके जो अंदर जो नेजल होते हैं ना, वो अंदर हम्म। फूल गए हैं ठंडी से, और फूल करके अच्छा उनमें अच्छा। से ब्लड निकलता हाँ है, हाँ, छिलकती है ऊपर तो से। ब्लड निकलने लगता है। हाँ, तो बोले कि क्या डालूं क्या डालूं, मैंने कहा कि दही, मैंने बोला घी लगाने के लिए, तो बोलिए कि मेरी तो नाक ही बंद हो जाती है, तो मैं घी कैसे लगाऊंगी, सांस नहीं ले पाती हूँ। तो मैंने कहा हल्दी, लहसुन और सरसों का तेल ऐसे पूछ के हल्का सा गुनगुना करके ऐसे लेप लगा लीजिए 3 दिन से, बताइए मेरे को। मैम शतदोत मतलब घृत भी स्टॉप। लगवाया जा सकता है मैम इसमें ना, शतदोत घृत या जैसे कुमारी का जेल, कोरफट जेल वगैरह भी लगवाया जा सकता है। अच्छा। हम्म। ऐसे तो आप वो जैसे ये ठंड के कारण जो उधर हिमाचल में वगैरह होता है ना, रेडनेस, उसी टाइप का हो गया ना ये भी। जैसे जकड़ाहन है हाँ, वो टाइप की हो गया ना नाक के यहाँ पर। मैम आपको तो देखे लगा ठंड है ही नहीं वहां पे, यहाँ पे कहाँ पे? बहुत मुझे ठंड पड़ ना, रही है। हाँ मुझे देखते हाँ ना। हाँ मैं पहनती हूँ हाँ। थोड़ा दिन में, अभी घर में होती हूँ तो थोड़ा चलता है। वैसे कम है ठंड यहाँ पे, ज्यादा नहीं होती है, फिर भी है। हमारे इधर टेम्परेचर ज्यादा होता है, गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हम गर्म है लोग तो ज्यादा, बहुत, कोल्हापुर ज्यादा गर्म है ये तो। देखिए ना मैं कितना पहन के बैठी हूँ। नहीं मैं पहनती हूँ दिन भर, आज इतना कुछ नहीं लग रहा था तो इसीलिए कुछ नहीं पहना। आप उधर ज्यादा होगी ना, दिल्ली में ज्यादा होती है। जी। कान का तो पहनने की नौबत नहीं आती हम लोगों को ज्यादा, क्योंकि नहीं अगर मैम, ये सिर पे डायरेक्ट ठंड लगती है, सिर पे लगती है, और मुंह पे तो लगता है जैसे किसी ने ना ठंडी ठंडी हवा कूलर की फेंक दी हो, ऐसा यहाँ पे लगता है पूरा। रात में भी ट्रैक, कैप पहन के सोते हैं हम लोग। अरे अच्छा। हम लोगों को तो कभी कैप की जरूरत नहीं पड़ी, अगर टू व्हीलर पर जा रहे तो ही कुछ बांध दिया, नहीं तो ऐसा स्वेटर या जर्किन पहन लिया तो हो जाता है। इतना बहुत ज्यादा तो है नहीं यहाँ पे। अच्छा है, लेकिन गर्मी तो नहीं होगी ना, ठंडी तो अच्छी है। गर्मी में तो परेशानी बहुत ज्यादा होती है ना, बैठ ही नहीं पाते। जी जी। डॉक्टर गरिमा बोलिए, आपका जो वो पेशेंट के बारे में बताइए मैम, ऑस्टियोआर्थराइटिस के। सुचिता जी आपको और कुछ इसमें पूछना था कंडू को लेकर? डॉक्टर शशि जी ने भी कुछ डाला, मेदोपाचक, अच्छा ओके। नहीं मैम, मेरे हो गया। हाँ जी, मेरी मतलब क्वेरी। क्लियर हो गया ना, हाँ आपको जी, ऑप्शंस मिले ना और कुछ अच्छे? हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी। ओके। संपदा जी आप क्या बताती मैम, आपके पास भी तो आते हैं प्रेगनेंसी के केसेस? डॉक्टर संपदा, डॉक्टर भावेश जी। बोलिए मैम। फिर आप क्या लेती है मैम मंदा के नीचे ठंड कम करने के लिए? क्या बनाए, लड्डू वगैरह बनाए कुछ? कुछ नहीं लेते मैम, बस च्यवनप्राश खाए जा रहे हैं और कुछ अच्छा। नहीं। मतलब बॉडी ठीक है अपना।
हर चीज का मजा है, चल रहा है। हाँ हाँ, वो तो है, हर चीज का मजा होता है, क्योंकि वो तो मैम है पता ही। है, इस अभी इस ठंड में तो खाना कम हो जा रहा है, क्यों? भूख नहीं लगती ना। हाँ भूख नहीं हाँ। लगती ज्यादा ना, जठरंगी एकदम हमारी एकदम, मतलब रात में खा ही नहीं पाते हैं हम लोग, दिन नहीं, में ही यहाँ खा पे तो पाते हैं। ऐसे होता है ना, ठंडे के दिनों में ज्यादा भूख लगती है, तो मतलब वो ऐसे शुरू होता है वाली कि में लगती है मैम, वो नवंबर दिसंबर तक लगती है, फिर जनवरी में बंद हो जाएगी। फिर अच्छा थोड़ा जैसे धूप निकलने लगी ना, थोड़ा 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 धीरे 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 धीरे। दिन भर बैठे रहते हैं ना मैम हम लोग, कपड़े पहन के दिन भर बैठे हुए हैं, ज्यादा मूवमेंट भी नहीं है। मूवमेंट नहीं है। फिर लड्डू वगैरह नहीं हाँ बनाते क्या? ऐसे घी के वगैरह बनाते हैं ना, गोंद के लड्डू वगैरह बनाते हैं मैम, बनाते बनाते हैं मैम, पर ना वो बहुत टाइम खपत करना पड़ता है, वो छुट्टी लेना पड़ेगा उसके लिए, जो बनाने के लिए। हलवा वगैरह बना लिया, बस मिट्टी में डाल लेते हैं, केसर वेसर वही खा लेते हैं। हैं? हाँ, ये भी बात है। बोलिए मैम, और किसी का कुछ प्रश्न हो तो इसमें। आई थिंक कंडू को लेकर सारा अभी एक्चुअली आप ये नवनीत वगैरह भी काफी अच्छा माना गया। किकविस की अगर बात करेंगे ना, उसके लिए थोड़े ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं। अच्छा, बादाम पाक, ओके सर जी। किकविस अगर आप सोचते हो तो उसके लिए फिर तो लाइक पूरा ये सारे वहां पे लोकली लगाने के लिए फिर वर्ण वर्ण्य गणों का लेप वगैरह सब कुछ, जो जो सारे वर्ण्य द्रव्य है ना, उनका सभी का प्रयोग करवाया जा सकता है। मैम गोरो चंदन करके एक आता है, गोरो चंदन की वटी मिल जाती है, वो भी आप इसमें दे सकते हैं सुचिता जी। गोरो चंदन की वटी आती है, वो भी यूज कर सकते हैं ऐसे केसेस में। मैं देखूंगी मैम, यहाँ अवेलेबल है, हाँ, वो देखिए। ऑनलाइन मिल जाए तो रखी यस, जा मैम सकती है फिर। गोपी चंदन है ना शायद, तो पटेक्कल की गोपी गोरो चंदन ना, चंदन। हाँ, गोपी गोरो चंदन, गोरो चंदन, जो भी आप उधर। गोपी चंदन आती है हाँ, पटेक्कल की। यस। और ना ये हम लोग ना अगर जैसे पूछते हैं ना आजकल की क्विज को लेकर, और पहले से शुरू से वो स्ट्रेच मार्क के लिए भी और कंडू ना हो इसके लिए भी बोलती ना, तो हम लोग एक करवीर तेल करके आता है, बहुत अच्छा है वो भी इसके लिए, क्विज के लिए, खास करके एब्डोमिन पर जो खुजली आती है ना, इसके लिए। और दूसरा एक बताते हैं, वो है त्रिफला सिद्ध तेल, वो भी गर्भिणी के लिए काफी अच्छे से होता है। और फिर परिषेक है गुलाब जल का, इसका थोड़ा सा वो भी इफेक्टिव होता है। चंदन का तेल, वो एक नेचुरल कंडीशन है वैसे तो, इक्विस ये नेचुरल ही होता है, धीरे धीरे फिर अपने आप से वो कम होता है। कभी कभी किसी किसी महिला में ज्यादा होता है, किसी किसी में कम, बट ये नेचुरली बहुत ही ज्यादा नेचुरल भी है। तो मुझे लगता है कोई भी मॉइस्चराइजर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो आप वहां पे यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। और किसी को कुछ इसमें बताना हो तो बताइए आरती जी। शीरीष और धातकी का तो मैंने बता दिया था, शीरीष वगैरह विषग्न भी है ना, वो भी काफी अच्छे से उसका ये होता है, क्योंकि दाह विदाह, मक्खन, सिंपल मक्खन जो, और मधुर सिद्धगण का ये करके उसमें ऐड किया जा सकता है। एक ग्रंथोक्त इसमें ही बताया है, ग्रंथोक्त ये कल्प है, जिसमें बटर यानी मक्खन और बदर बेर का होता है ना, ये डालकर उसको थोड़ा सा मतलब आप अच्छे से बना लीजिएगा घी को, उसका भी आप कर सकते हैं। और एब्डोमिन पर परिषेक के रूप में बोला गया है। फिर आप इसमें तिक्त रस के द्रव्य जैसे पटोल है, नींब है, मंजिष्ठा है, वो डाल सकते हैं। ये तो सिंपल है, देखिए सुचिता जी, मंदाकिनी जी, ये तो सिंपल है। अब परिषेक तो नहाने के पानी में डाल दो, नींब मंजिष्ठा का चूर्ण, इससे कुछ नुकसान भी नहीं है। इवन दो द फ्लावर्स ऑफ मालती पुष्प का भी आप यूज कर सकते हो क्लीनिंग के लिए। नीम तेल वगैरह भी है, उशीर चंदन का लेप है। ये दो चार जो है ना बहुत सिंपल वाले, मैं ये आपको शेयर कर देती हूँ व्हाट्सएप पर, हमारे ग्रुप में डाल देती हूँ मैं ये दो चार कॉम्बिनेशन, आपके लिए आसानी हो जाएगी। और बोलिए, किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज। तो नया साल में हम लोग और अच्छे अच्छे लेक्चर्स भी, और हम लोग खुद में इम्प्रूवमेंट करेंगे, जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अपने आप से इम्प्रूवमेंट होती है। गरिमा जी बोलिए, डॉक्टर गरिमा।
आर यू एबल टू स्पीक? क्या आपके पास पेशेंस है? मैंने ये डाल दिया है ग्रुप पे, कुछ थोड़े सिंपल वाले क्विज के लिए। और गरिमा जी ना कुछ था उनका ना वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का, तो डाल दिया है हमने क्या क्या यूज कर सकते हैं। सो आई होप अभी परसों के दिन एक पीटी जोशी लेक्चर सीरीज का एक सर का, डॉक्टर गुजराती सर का लेक्चर है, लास्ट वाला, वो काफी अच्छा होगा। पिछले साल भी रखवाया था हमने, इस साल भी रखा है, इसी टाइम पर होगा। मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगी, आप सभी से भी कहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ी हमारे ग्रुप में। मंदाकिनी, आपके ग्रुप आपने कहाँ से किया है बीएमएस मंदाकिनी जी? मैम मैंने बैंगलोर से किया है। बेंगलोर में कौन सा कॉलेज? श्री 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 आदि चुंचनागिरी, SKAMC, आयुर्वेदिक मेडिकल, ओके ओके, SK। तो आपकी, हाँ, कॉलेज के ग्रुप्स में वगैरह भी डालिए फिर आप लोग ना। हाँ जी मैम, ठीक। ओके, चलिए फिर आज के लिए रुके डॉक्टर संपदा। जी ठीक है मैम, फिर कल मिलते हैं।